शहीद बंधु सिंह महाविद्यालय द्वारा आज हिंदी दिवस डॉक्टर उदयसेन सिंह जी, डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह जी, और इस कार्यक्रम में श्रोता के तौर पर दृश्य अदृश्य जो लोग शामिल हैं, उन सबसे पहले तो मैं महाविद्यालय के प्राचार्य को और महाविद्यालय की उस समिति को जिसने हिंदी दिवस पर इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन का निर्णय लिया है, और उसके साथ ही आयोजन के साथ एक बड़ी भूमिका महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण की भी बन रही है। तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा और उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा के प्रति उनके मन में जो अनुराग और जो प्रेम का भाव है, वो इस आयोजन के माध्यम से हम सब लोगों के सामने आ रहा है। और वो बहुत बड़ी जो और रात दिन लोग भारतीय प्रश्न क्या न हो पाए, लेकिन कम से कम हिंदी के साथ जो संबंध लोगों का जुड़ा हुआ है और जिसकी जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए और जो उसके साथ एक गहरी प्रतिबद्धता दिखनी चाहिए, वो सब सारी चीजें दिख रही हैं। मैं यहीं पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि हिंदी के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में बातचीत करते हुए हमें भावुकतापूर्ण अतिरेकों से मूल्यांकन के क्रम में बचना चाहिए। और हिंदी के बारे में बात करते हुए या किसी भी भाषा के बारे में बात करते हुए, अपनी मातृभाषा के बारे में बातचीत करते हुए प्रायः मैं देखता हूं कि इस तरह का संकट उपस्थित होता है कि हम लोग तर्क और विज्ञान की जगह, यानी वस्तुपरक अपने विश्लेषण में वस्तुपरक होने की जगह प्रायः हम लोग भावना से काम लेने लगते हैं और कुछ अतिरेक पूर्ण निष्कर्षों की ओर भी हिंदी को लेकर के हम बढ़ने लगते हैं। इसके जो संकट हैं, इस संकट को भी पहचानना चाहिए और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। हिंदी के बारे में बातचीत करते हुए जब मैं आपसे वस्तुपरक होने और तर्क और विज्ञान से प्रस्थान करने की बात जब मैं कह रहा हूं, तो उसका आशय मेरा ये है कि कोई भी भाषा, और उसमें हिंदी भी शामिल है, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त, यानी इसकी एक जो बहुत ही भाषा विज्ञान की किताबों में अभी आप देखेंगे तो भाषा की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांतों की चर्चा की जाती है। मैं यहाँ पर थोड़ी असहमति प्रकट करूंगा और मेरा मानना है कि कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो या जो दूसरी भाषा हो, वो भाषा ब्रह्म द्वारा प्रदत्त की जाने वाली, ईश्वर द्वारा प्रदत्त की जाने वाली कोई दिव्य वस्तु नहीं है। ये सब मनुष्य ने आविष्कृत किया है। मनुष्य ने अपनी जरूरतों, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, विचार विनिमय के लिए और अपनी जो हमारी सामाजिक और वैयक्तिक जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों के लिए, उसके विचारों और भावों के आदान प्रदान के लिए इतिहास के एक विशेष दौर में ध्वनि प्रतीकों की वो व्यवस्था बनाई गई होगी, जिसमें आगे चल करके क्रमशः वैज्ञानिकता भी पैदा होती गई होगी। एक व्यवस्था उसकी बड़ी तार्किक ढंग से उसकी संरचना और उसका ढांचा खड़ा हुआ होगा। तो भाषा को जब देखते हुए
हम उसकी पूरी विकास यात्रा पर दृष्टिपात करते हैं तो ये लगता है कि ये मनुष्य द्वारा अर्जित की जाने वाली, मनुष्य द्वारा रची जाने वाली एक ऐसी संपदा है जिस संपदा का पूरा जो इस्तेमाल या उसका उपयोग है वह उपयोग एक व्यवहारिक उपयोग है। और उसी व्यवहारिक जरूरतों के दबाव में मनुष्य ने इस भाषा का इजाद किया, यानी उसकी उत्पत्ति संभव हुई। इसलिए इसके बारे में विचार करते हुए प्रायः हम लोगों को यह देखना चाहिए कि भाषा कोई स्थिर और जड़ प्रत्यय नहीं है, वो निरंतर उसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। जैसे आज हम जिस हिंदी का उपयोग कर रहे हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, वो हिंदी भी आज के 1000 साल पहले, 2000 साल पहले इसी रूप में नहीं थी। आप सब हिंदी के विकास का इतिहास जानने वाले लोगों को पता है कि हिंदी अगर इसके विकास की यात्रा पर हम दृष्टिपात करें तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश से होते हुए उसके मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी भाषा रूपों से हिंदी का किस तरह से प्रादुर्भाव हुआ है और हिंदी कैसे निर्मित हुई है, इसका सारा का सारा जो वैज्ञानिक संदर्भ है वो संदर्भ भाषा विज्ञान के, भाषा शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं या सामान्य समझ भी रखने वाले, भाषा के संदर्भ में समझ रखने वाले लोगों को ये बात पता है। तो जब हम हिंदी के बारे में विचार करें तो उसकी परिवर्तनशीलता, उसकी गतिशीलता के बारे में भी विचार करें और ये देखते हुए कि वो कोई जड़ और स्थिर प्रत्यय नहीं है, उसके स्वरूप में परिवर्तन होगा। यानी जो हिंदी का वर्तमान है वो हिंदी का वर्तमान बराबर शाश्वत हो और स्थिर हो, ये संभव नहीं है। निश्चित तौर पर भविष्य में हिंदी का जो भविष्य होगा और भविष्य की जो हिंदी होगी उसमें परिवर्तन की ये प्रक्रिया निरंतर गतिमान रहेगी और उसमें नए नए किस्म के उसके रूप, नई समस्याएं और नए तरह के संकट भी पैदा होते रहेंगे। लेकिन आज जब हिंदी दिवस पर मैं ये बात कर रहा हूं तो मुझे पिछले वर्षों में हिंदी दिवसों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस कोरोना समय में हम प्यार से काम जरूर चला रहे हैं, लेकिन पिछले वर्षों में लगातार सरकारी, गैर सरकारी जो संगठन हैं, स्कूल, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय से लेकर के और महाविद्यालय तक जो हिंदी विभाग हैं वो लगातार हिंदी दिवस का भी आयोजन करते हैं, हिंदी पखवाड़े का आयोजन करते हैं और अब तो हिंदी मास का भी आयोजन होने लगा है। पिछले अनेक वर्षों से सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं में हिंदी दिवस के अवसर पर बातचीत रखने के लिए और विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया जाता रहा है। श्रोता के तौर पर या मंच पर मंच साझा करते हुए वक्ता के तौर पर भी जब मैं उपस्थित रहा हूं तो मैंने उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अन्य लोगों को या बात बराबर एक चीज जो रेखांकित होती रही और जिस पर मैं आज अपनी बातचीत के बिल्कुल प्रस्थान बिंदु पर ही थोड़ी अपनी असहमति प्रकट करना चाहूंगा, और वो ये बराबर व्यंजनापूर्ण विशेषणों का हम प्रयोग करते हैं और हिंदी को एक ऐसी भाषा के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें भावना का संस्पर्श ज्यादा होता है और हम दूसरी भाषाओं के सम्मान का भी सापेक्षिक तौर पर ध्यान नहीं देते। मैं इस खतरे की तरफ बिल्कुल अपनी बातचीत की यात्रा का जो मैं प्रस्थान कर रहा हूं उसी बिंदु पर आप लोग का ध्यान आकृष्ट कर लेना चाहूंगा कि जैसे कहा जाता है कि हिंदी प्रेम भाषा है, हिंदी स्वाभिमान की भाषा है। हिंदी के बारे में कहा जाता है कि हिंदी, इसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, मेरा ध्यान उस पर है, मैं उस पर अभी आपसे बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर शुरू में ही मैं आपका ध्यान खींचते हुए ये सवाल जरूर उठाना चाहता हूं कि हमें हिंदीतर भारतीय भाषाओं जिनकी चर्चा अभी मैंने की, उड़िया, असमिया से लेकर के और कन्नड़ और तमिल, तेलुगु, मलयालम तक की जिसकी चर्चा मैंने की, वो सारी की सारी भाषाएं इस देश की आत्मा हैं, संग्राम की और स्वाधीनता की चेतना की भाषा है और उन भाषाओं में हमारे देश की आत्मा निवास करती है। हमारे देश की आत्मा इसलिए निवास करती है कि उन भाषाओं को बोलने वाले लोग भारतीय हैं, वो हमारे सगे हैं
भारतीय राष्ट्र राज्य की सीमाओं के भीतर व्यवहृत की जाने वाली जो समस्त भाषाएं, उन समस्त भाषाओं को बोलने वाले सारे लोग हमारे भारतीय राष्ट्र राज्य के नागरिक हैं और उन सभी की आत्मा और उन सभी की भावना का सम्मान हमें करना चाहिए। इसलिए हिंदी के सामने जो संकट है, उस संकट को कई बार देखते हुए हमें भारतीय भाषाओं के संकट की भी याद आने लगती है। इसीलिए मैं गोरखपुर के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, गोरखपुर में ही अनेक ऐसे लोग हैं, अनेक हमारे आचार्य हैं, जिन आचार्यों को हिंदी दिवस के अवसर पर व्याख्यान देते हुए मैंने सुना है और उन्हीं आचार्यों के उन वक्तव्यों से मेरा ध्यान पहली बार इस तथ्य की ओर गया था कि काश हम हिंदी दिवस की जगह पर भारतीय भाषा दिवस का आयोजन करते। सुना है और बाद में तो फिर इस पर पूरा विश्लेषण है, मौजूद है, इसका पूरा साहित्य है, आप इंटरनेट खंगाल सकते हैं, गूगल पर इसको देख सकते हैं। इस पर जो चिंतन है वो व्यवहार है। भारतीय भाषाओं के संकट की चर्चा अब की जानी चाहिए और खास तौर पर जब भी हम हिंदी के वर्तमान और भविष्य के बारे में बातचीत करते हैं तो हिंदी का वह संकट केवल हिंदी के संकट के तौर पर हमारे सामने नहीं होता है। हिंदी का संकट समस्त भारतीय भाषाओं के संकट को प्रतिबिंबित करने लगता है। यह एक सच्चाई है, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अपनी मातृभाषा से, अपनी भाषा से बहुत प्रेम करते हैं, वो हमारी आजीविका का साधन है। हम शिक्षण संस्थाओं में अगर काम करने वाले लोग हैं तो हमें जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में काम करते हुए हमारे शिक्षण की भाषा जो है वो हिंदी है। जब हिंदी की हम बात करें तो हिंदी भाषा और साहित्य की ही बात, कविता और कहानी और उपन्यास और नाटक की ही बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से लेकर के और अपने उच्चारण तक में हिंदी का जो व्यक्तित्व और स्वरूप बनता है, उसका हमारी जिंदगी के साथ जो गहरा संबंध है, होती है। इस रूप में जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के जो अपने संकट हैं, हिंदी के बारे में प्यार करते हुए भी हिंदी के साथ साथ दूसरी भाषाओं के इन संकटों पर भी ध्यान जाना चाहिए और अपनी भाषा के प्रति एक उसकी मर्यादा के प्रति, उसकी प्रतिष्ठा के प्रति एक भाव व्यक्त करते हुए हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इससे दूसरी भाषाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। अब हिंदी के बारे में आप ये देखें, हिंदी के महत्व के बारे में, जिस ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में प्रसंग आया था अभी कुछ मिनट पहले और मैंने आपसे कहा था उस पर बाद में मैं चर्चा करूंगा, उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। आप ये देखिए कि बहुत पहले 13वीं शताब्दी में, हमें ऐसा नहीं है कि ये सब सारी बातें कहते हुए मुझे हिंदी के महत्व का पता नहीं है, हिंदी का वह ऐतिहासिक महत्व मुझे पता है। और 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने क्या कहा था, मैं हिंदुस्तान की आवाज हूं। करके आंकने की कोशिश की गई है और उन्हें एक बाहरी तत्व बना दिया गया है। मैं भाषा के संदर्भ में अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी में जो बात कही थी, बहुत प्रयोजन के साथ मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा कि उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान की आवाज हूं और अगर तुम इस देश के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो और जानना चाहते हो तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम मेरी भाषा फारसी में मुझसे मत पूछो, तुम मेरी जुबान यानी इस हिंदुस्तानी में मुझसे बात करो। इसी अनोखी भाषा में, इसी भाषा में जिसे हिंदुस्तानी कहते हैं और हिंदी कहते हैं, इसी भाषा में मैं तुम्हें बड़ी नई और अनोखी बातें बता सकता हूं। और आगे की बात सुनिए। अमीर खुसरो के बारे में बड़ी जल्दबाजी से मूल्यांकन कर लेने वाले लोग और नकारात्मक निष्कर्ष निकाल लेने वाले लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अमीर खुसरो फारसी से और हिंदी की तुलना करते हुए क्या टिप्पणी करते हैं हिंदी के बारे में।
हिंदी के बारे में वो कहते हैं कि हिंदी मुझे फारसी से भी ज्यादा कहीं समर्थ और ज्यादा अच्छी लगती है। जाहिर है कि 13वीं शताब्दी में हिंदी का वह रूप या जो खड़ी बोली का रूप है, जिस भाषा में मैं इस समय आप लोगों से संवाद कर रहा हूं और जिस भाषा में हम विचार विनिमय करते हैं अपने शिक्षण संस्थाओं में और अपनी दिनचर्या में हम जिसका व्यवहार कर रहे होते हैं, वो भाषा उस समय नहीं थी। हिंदी का एक दूसरा, लेकिन जिसे हिंदी और हिंदुस्तानी जुबान कहा जाता है, उस जुबान के बारे में वो बातें कर रहे थे अमीर खुसरो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं, आप उस 13वीं शताब्दी के उस मध्यकालीन और उस दौर की बात आप छोड़ दीजिए। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौर में हमारे देश में जो अंग्रेज अफसर थे और जिन्होंने भाषा के क्षेत्र में काम किया था और जिन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था द्वारा, उन लोगों ने इस देश में, इस देश के विभिन्न सारे अहिंदी भाषी क्षेत्रों में काम करते हुए जो अनुभव हासिल किए थे, उस अनुभव के बारे में जो बयान किया, उस बयान को आप देखिए कि उसमें जॉन गिलक्रिस्ट को थॉमस रोबक जो है वो क्या कहता है। और वो बताता है कि मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जहां कहीं भी इस देश में, और कुमाऊं के पहाड़ों से लेकर के और नर्मदा तक, जहां तक भी मुझे इस देश में काम करने का मौका मिला है, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ऐसी भाषा जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी थी, जॉन गिलक्रिस्ट को वो भाषा आपने जिसकी शिक्षा मुझे दी थी, जिसमें काम करने की आपने प्रेरणा दी थी, मैं उस भाषा हिंदुस्तानी और उस भाषा हिंदी की बात करता हूं कि ये व्यापक क्षेत्रों में, हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां भी मुझे अपने प्रशासनिक कार्यों के सिलसिले में काम करने के लिए जाना पड़ा है, वहां मैंने देखा है कि इसको बोलने वाले, इसको समझने वाले लोग मौजूद रहे हैं। और एक भाषा जो पूरे देश में बहुत व्यापक तौर पर समझी जा सकती है, जिसको बोलने वाले लोग बहुत बड़ी आबादी में इस देश में हैं और जिसमें सारी बातों का संप्रेषण होता है, हम अपनी बातें कह सकते हैं और लोग सुन सकते हैं और उसमें जवाब दे सकते हैं, उस भाषा का नाम हिंदी है। एक अंग्रेज दूसरे अंग्रेज अफसर को ये बात कह रहा, और ये कहा गया कि ये दोनों तरह के लोगों की भाषा दिखाई दे, समूह कहते हैं, जिन्हें आप कह देते हैं कि जो अनपढ़ और गंवार हैं वो भी हिंदी को समझते हैं। हिंदी इस देश की एक व्यापक भाषा है और उस व्यापक भाषा का जो महत्व है वो आने वाली शताब्दियों में और बढ़ता चला जाए। ये लोग नहीं हैं, वो हिंदी भाषी लोग नहीं हैं जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि हिंदी के संदर्भ में निकाला गया यह एक पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष है। ये बात कहकर के आप छुट्टी नहीं पा सकते, बल्कि अंग्रेजी भाषा जानने वाले और अंग्रेजी में काम करने वाले लोग, जिन्होंने एक प्रयोजन से, खास तरह के उपनिवेशवादी और राजनीतिक आर्थिक प्रयोजन के साथ इस देश में काम करना शुरू किया था और उस क्रम में हिंदी का व्यवहार उन्होंने किया था, उन लोगों के जो अपने अनुभव थे और निष्कर्ष थे, उन निष्कर्षों के आधार पर उन लोगों ने ये बातें सामने रखी थी। आप जानते हैं कि केशव चंद्र सेन क्या कहते हैं। हालांकि अगर आप ये देखेंगे तो जो बहुसांस्कृतिकता है, या आप ये कह सकते हैं कि बहुभाषिकता है, ये बात उसके खिलाफ थोड़ी जाने वाली है। और आज के दौर में जब भाषा विमर्श और अस्मिता विमर्श के संदर्भ बहुत तेजी से हमारे परिदृश्य में उभर रहे हैं और इसको करके गंभीर बहस चल रही है, ऐसे दौर में, और जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही अपने वक्तव्य के बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु पर ही मैंने कहा था कि हिंदी को सम्मान देने के क्रम में कहीं ऐसा न हो, हिंदी के महिमान्वयन के क्रम में हम हिंदी भाषियों द्वारा कहीं ऐसा न हो कि हम अन्य भारतीय हिंदीतर भाषाओं का अपमान करने लगे, उनकी उपेक्षा करने लगे। जो बात मैंने कही थी उसका खतरा केशव चंद्र सेन के इस वक्तव्य में दिखाई देता है। हालांकि उनकी भावना के साथ, वो जो भावना, जैसे उन्होंने कहा कि इस देश में मेरा मन है कि इस देश में एक ही भाषा होनी चाहिए और वो भाषा होनी चाहिए हिंदी, तभी हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित कर सकते हैं। अब आप संदर्भ, जब मैं जिस जोखिम और जिस खतरे की बात कर रहा हूं और जिस बहुसांस्कृतिकता की बात कर रहा हूं या बहुभाषिकता की बात कर रहा हूं,
या जिस अस्मिता विमर्श के वर्तमान परिदृश्य की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें हाशिए की छोटी छोटी अस्मिताओं को लेकर के उनके अपने अलग विमर्श विकसित हुए हैं, चाहे वो दलित विमर्श हो, चाहे वो स्त्री विमर्श हो, अल्पसंख्यक विमर्श हो, वो आदिवासियों का विमर्श हो, उसी में भाषा विमर्श भी है। और ऐसी भाषा विमर्श में अगर कोई वक्तव्य इस तरह से आता है कि इस देश की समस्त भाषाओं को छोड़ करके हमारी आकांक्षा यह है कि केवल हिंदी ही इस देश की भाषा रहनी चाहिए, तो आज के दौर में, तत्कालीन स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी के महत्व का चाहे जो भी ऐतिहासिक रेखांकन इस वक्तव्य में आपको दिखाई दे रहा हो और अनुभव हो रहा हो, आज के दौर में उस बात के साथ और उस निष्कर्ष के साथ आप नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि जैसे ही आप खड़े होंगे एक दूसरे तरह का हिंदी भाषा के एकाधिकार का संकेत इसमें से निकलने लगेगा और जो आपत्तिजनक होगा। लेकिन इसके बावजूद केशव चंद्र सेन को मैं आपके सामने उनके उस वक्तव्य को क्यों उद्धृत कर रहा हूं? मेरे उद्धृत करने के पीछे केवल प्रयोजन ये है कि आप उस ऐतिहासिक संदर्भ में हिंदी भाषा की उस पृष्ठभूमि, उसके महत्व की उस पृष्ठभूमि को आप समझने की चेष्टा करें और ये देखें कि हिंदी किस तरह से एक बड़े और विकसित और संपर्क भाषा के तौर पर इस देश में उस दौर में इस्तेमाल हो रही थी, और उसकी उस व्यापकता को और उसकी उस संपन्नता को देखने के बाद बहुत सारे उस दौर के जो हमारे स्वाधीनता संग्राम के नायक थे, नेता थे, उन्होंने हिंदी को इस रूप में विकसित होने की कल्पना कर ली थी। राष्ट्रभाषा का जो संदर्भ है वो संदर्भ इसमें से प्रतिबिंबित होता हुआ हम अनुभव कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने जो बात कही 1936 में, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तानी को ही और हिंदी को ही, आप जानते हैं कि हिंदी के लिए प्राय वो हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग करते थे, और शायद यही प्रभाव रहा होगा कि आजादी के बाद आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत दिनों तक हिंदुस्तानी में ही समाचार का प्रसारण किया था। तो गांधी जी कहते हैं कि हिंदी को ही इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी वो करते हैं। इसी टिप्पणी में 1936 में आगे बढ़ते हुए इस टिप्पणी में उनका एक संदर्भ आता है कि अगर इस देश की जो आजादी है और इस देश की का जो लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र केवल बहुत पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजी जानने वाले लोगों के लिए और अंग्रेजी संस्कृत में रचे बसे लोगों के लिए, अगर इस देश का जो हमारा आकांक्षित लोकतंत्र है, हमारे देश की जो स्वाधीनता और हमारे देश की जो आजादी है, अगर ये आजादी इस भारत के केवल इसी समुदाय के लिए है जो अंग्रेजी भाषी है, पढ़ा लिखा समुदाय है, यानी जो भारतीय होते हुए भी पूरी तरह से अंग्रेजी रंग ढंग में रचे बसे लोग हैं, अगर इस देश की आजादी केवल उनके लिए है तो भी अंग्रेजी हो सकती। गरीब हैं, नौजवान हैं, जो अशिक्षित हैं, जो लड़ाई लड़ी जा रही है, और उन लोगों के लिए भारत की आजादी का यह सपना देखा गया है, और उन लोगों के लिए अगर यह आजादी चरितार्थ होती है तो निश्चित ही अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी या हिंदुस्तानी ही इस देश की राष्ट्रभाषा होगी। महात्मा गांधी ये बात कह रहे थे। आप ये देखें कि स्वामी दयानंद सरस्वती जैसा व्यक्ति जो हिंदी भाषी नहीं थे, और इसमें महत्वपूर्ण है ये बात रेखांकित करते हुए मैं आपके सामने अगर प्रस्तुत कर रहा हूं, तो ये विवेचन हमारा बनना चाहिए कि जो हिंदी भाषी थे और हिंदी भाषा के प्रति जिनका प्रेम और हिंदी भाषा के प्रति जिनकी चिंताएं प्रकट हो रही थी, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जो भाषा बोलते हैं उसके पक्ष में तो हम खड़े होते ही हैं, ये अत्यंत स्वाभाविक है। लेकिन इस देश की उस आबादी के प्रति भी आप ध्यान दीजिए। उस आबादी से आने वाले लोग जो हिंदी भाषी नहीं थे, उसमें कोई बांग्ला भाषी है, कोई गुजराती बोलने वाला है, कोई मराठी बोलने वाला है, कोई उड़िया बोलने वाला है। उस क्षेत्र से आने वाले जो स्वाधीनता के नायक थे, स्वयं गांधी को ले लीजिए, जिस केशव चंद्र सेन की बात मैंने की है उनकी बात कीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात मैं कर रहा हूं कि वो क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरी आंखें जिस भाषा को विकसित होते हुए इस देश में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होते हुए देखने के लिए तरस रही हैं, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का वाक्य है।
कि मेरी आंखें जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित और प्रतिष्ठित होने के लिए तरस रही हैं, जिस दृश्य को देखने के लिए, वो भाषा हिंदी है। ये बात वो कह रहे थे। तिलक जी क्या कह रहे थे? उस देश की एकता के लिए बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और इसके एक व्यापक संगठन के लिए जरूरी है कि वो तभी संभव हो सकता है जब हिंदी को इस देश की राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, क्योंकि हिंदी इस देश की एक बड़ी और व्यापक समर्थ संपर्क भाषा के रूप में अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर रही है। इन बातों पर लोगों का ध्यान था। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, बांग्ला भाषी और अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी जिनकी शिक्षा का माध्यम था और जो बांग्ला भाषी थे, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करना चाहता हूं कि उन्होंने हिंदी के बारे में क्या सकारात्मक टिप्पणी की थी। उन्होंने भी यही बात कही थी कि हिंदी बहुत ही सक्षम और बहुत ही समर्थ भाषा के तौर पर विकसित हो चुकी है और पूरे देश में इसका जिस रूप में इस्तेमाल हो रहा है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। आज राष्ट्रभाषा के संदर्भ में मैं बात नहीं कर, संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं बल्कि स्थानिक दर्जा प्राप्त कर चुकी है। और 14 सितंबर की जब आप बात करते हैं और आज के दिन जब पूरे देश के पैमाने पर हिंदी दिवस का आयोजन होता है, तो इस आयोजन की पृष्ठभूमि में वही ऐतिहासिक भारतीय संविधान में इसकी जो स्वीकृति है राजभाषा के रूप में, इस स्वीकृति के मिलने के बाद और इस स्वीकृति की पृष्ठभूमि आप देखें और के अधिवेशन में हिंदी सम्मेलन में गांधी जी जो बात कह रहे थे और हिंदी को राष्ट्रभाषा जाने की और इसकी संभावनाओं पर विचार कर रहे थे और जो शुभाशंसाएं प्रकट कर रहे थे, गांधी जी की टिप्पणी सामान्य टिप्पणी नहीं थी। आप सबको पता है कि गांधी जी का एक बहुत ही निर्विवाद किस्म का, देशव्यापी राष्ट्रीय किस्म का उनका जो व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व जनता के बीच में सर्व स्वीकृति प्राप्त कर चुका था, जनता के बीच में प्रतिष्ठित हो चुका था। और ऐसा नेता जो हिंदुस्तान की आबादी पर, हिंदुस्तान की जनता के दिलों पर राज करता हो, उसकी जुबान से निकलने वाली किसी भाषा के बारे में, उसकी जुबान से निकलने वाली अगर कोई बात है, तो बात लोगों के दिल की गहराइयों तक कैसे उतरेगी और लोगों को किस तरह से इस बात के लिए तैयार करेगी मानसिक तौर पर, हिंदी के पक्ष में कैसे वातावरण बनेगा, उस ऐतिहासिक वातावरण के निर्माण यानी जिसका प्रतिफलन भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के तौर पर स्वीकार किए जाने के रूप में हमारे सामने आता है, उसके पीछे गांधी जी की, सुभाष चंद्र बोस की, तिलक की, स्वामी दयानंद सरस्वती की और हमारे जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सेनानी थे, नवजागरण के जो लोग थे, हिंदी का नवजागरण, आप ये जानते हैं कि हिंदी भाषा, हिंदी पट्टी के उस नवजागरण में कितनी बड़ी भूमिका निभा रही थी। आज जिस हिंदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, कम से कम 1850 के भारतेंदु युग से लेकर के उसके बाद के विकास का अगर इतिहास देखें, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक साहित्यिक इतिहास के संदर्भ में भी देखें, तो 250 साल की आज की ये भाषा है। और इस भाषा को इस रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए और संविधान में राजभाषा के रूप में जो उसे स्वीकृति मिली, संवैधानिक दर्जा उसे जो प्राप्त हुआ, उसके पीछे गांधी जी की उस वक्तव्य की क्या ऐतिहासिक भूमिका रही होगी, उसने कितना बड़ा संकेत छोड़ा था। और जब भारतीय संविधान में इसको राजभाषा के रूप में दर्जा मिला, तो जाहिर है कि इससे अपेक्षाएं, हिंदी भाषा के विकास की अपेक्षाएं की गई। राष्ट्रभाषा वाला जो अवधारणात्मक प्रत्यय है, उस प्रत्यय के अपने खतरे हैं। जब आप किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बना देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, दूसरी भाषाएं क्या जाएंगी। इसीलिए अब कहा जाने लगा कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए कि इसमें व्यापक पैमाने पर उस राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति की क्षमता रही है और इतिहास में इसकी बड़ी ही निर्णायक भूमिका भी रही है। स्वाधीनता आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा है वो हिंदी माध्यम के इस्तेमाल से, हिंदी भाषा के माध्यम के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। लेकिन हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं, लेकिन राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के साथ साथ जो इसे स्वीकृति मिली और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को भी काम करने के लिए उनके अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग प्रांतों में जो उन्हें इस बात की सुविधा दी गई, यह एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसी परिघटना, एक ऐसा परिदृश्य था
जिस परिदृश्य को आकांक्षा के समय राष्ट्रीय आकांक्षा हिंदी के साथ क्या व्यक्त हुई थी, और समस्त हिंदी के अलावा समस्त भारतीय भाषाओं के संदर्भ में भी क्या वह राष्ट्रीय आकांक्षा व्यक्त हुई थी, संविधान में जिसकी व्यवस्था की गई थी, आप उसको देखिए, उस आकांक्षा को अपने सामने रखिए और उसके सापेक्ष उसकी तुलना में आज की स्थिति को देखिए, तो इस संकट का पता आपको चलेगा। मैंने इतिहास के बारे में भी चर्चा की, मैंने हिंदी के महत्व के बारे में भी चर्चा की, हिंदी के साथ साथ में अन्य भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी का क्या रिश्ता बनता है और अन्य भारतीय भाषाओं का इस देश के साथ क्या रिश्ता बनता है, इस देश की जनता के साथ क्या रिश्ता बनता है। इन सारी चीजों पर चर्चा करने के बाद मैं जब हिंदी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, तो मेरे ध्यान में राजभाषा के रूप में हिंदी को इसकी संवैधानिक प्रतिष्ठा के बाद जो हिंदी की स्थिति है, आज की अद्यतन जो स्थिति है, उस स्थिति पर जब आपका ध्यान जाता है तब ये लगता है कि स्थितियां बहुत संतोषजनक नहीं है। फिर आप हिंदी के भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, और हिंदी के भविष्य का संदर्भ दर्शन हिंदी के वर्तमान से जुड़ा हुआ है। वर्तमान के प्रति जब प्रश्न पैदा होते हैं तो हम वर्तमान के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि हम भविष्य की भी चिंता करने लगते हैं। भविष्य की हिंदी का संदर्भ दूसरा है, उसमें बाजार और मीडिया के इस्तेमाल से जो संकट पैदा हुए हैं, मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। मैं इस समय हिंदी के अस्तित्व के बारे में चर्चा कर रहा हूं, जो हमारे वक्तव्य का पूर्व पक्ष है, हिंदी का भविष्य। और हिंदी के भविष्य के बारे में चर्चा करते हुए हिंदी के वर्तमान के संकटों पर आपकी दृष्टि जाती है, और तब आपको ये लगता है कि हिंदी का जो व्यापक प्रतिष्ठा और हिंदी में काम काज की सरकारी कार्यालयों से लेकर के और शिक्षा और साइंस और टेक्नोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान से लेकर के और जो हमारे बहुत सारे व्यावसायिक और प्रबंधन के जो क्षेत्र हैं, उस प्रबंधन के क्षेत्र तक हिंदी का जो विस्तार और जो विकास होना चाहिए था, बहुत दिन हुए। आप कम से कम अगर मोटे तौर पर देखें तो 70 साल का यह दौर है। उसके पीछे की ऐतिहासिक जो आकांक्षा थी कि गांधी जी क्या कह रहे थे और उसके पहले क्या हिंदी के बारे में कहा जा रहा था। आजादी के पहले 1947 और 1950 के 49 और 50 के पहले के जो हिंदी से जुड़े हुए सपने रहे हैं, उन सपनों की बात अगर हम छोड़ भी दें, 50 के बाद से अगर मोटा मोटी हम देखें तो 70 वर्षों का जो इतिहास है, उस 70 वर्षों के इतिहास की बहुत गंभीरता के साथ उसका विवेचन करने की जरूरत है। और इसमें जो शासकीय दृष्टिकोण है और इस देश की राजनीति ने हिंदी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, उस व्यवहार को बहुत गहराई के साथ समझने के पर्याप्त तथ्य और साक्ष्य आपके सामने उपस्थित है। इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना दृष्टिपात अपने आसपास के वातावरण पर कीजिए और आप ये देखिए शिक्षण संस्थाओं में क्या स्थिति है, हिंदी के प्रयोग का क्या संदर्भ। जो पहले हिंदी के प्रयोग की जो बातें कही गई थी, वो हिंदी का प्रयोग कहाँ पहुंच रहा है और क्या बातें हो रही हैं। हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब एडमिशन लेने आए थे तो बाइलिंगुअल फॉर्म था, यानी जिसे आप द्विभाषिक आवेदन पत्र कह सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अब जो आवेदन पत्र है, बार बार कंप्यूटर की बहुत चर्चा की जाती है, नई टेक्नोलॉजी की चर्चा की जाती है। भाषा प्रौद्योगिकी ने जो नए हिंदी के सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं और बाजार ने जो उसका बहुत शानदार इस्तेमाल अपने पक्ष में किया है, उन सारी चीजों को सोशल मीडिया ने एक नए किस्म का यांत्रिक माध्यम है ये, और भाषा, इस पर हिंदी भाषा का जो इस्तेमाल होता जा रहा है, इसको लेकर के बड़ी खुशफहमियां हैं लोगों की, और तरह तरह के बड़े हरे भरे निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं और सुंदर भविष्य की कल्पनाएं की जा रही हैं। मैं उन सारे संदर्भों को ठोस उदाहरणों के माध्यम से आपके सामने उसकी हकीकत को, उसकी सच्चाई को आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं कह रहा था कि इस गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब मैं 40 साल पहले पढ़ने आया था तो द्विभाषिक फॉर्म था, यानी लिखा हुआ था नाम तो उसके साथ साथ नेम भी लिखा रहता था, एड्रेस लिखा हुआ था तो हिंदी में देवनागरी लिपि में पता भी लिखा हुआ था। आप किसी भी संस्था के, किसी भी सरकारी नौकरी के, गैर सरकारी नौकरी के आवेदन पत्रों को देख लीजिए, खत्म हो गई हिंदी।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से और केंद्रीय सरकार के विभिन्न सारे प्रतिष्ठानों और उपक्रमों से जारी होने वाले जो निर्देश हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, हिंदी में आने बंद हो चुके हैं, जबकि राजभाषा विभाग इस्टेब्लिश्ड है, राजभाषा विभाग स्थापित है, इसी काम के लिए राजभाषा विभाग को ले गए। आप ये देखिए, सारे काम जो है अंग्रेजी में हो रहे हैं, और जहां हिंदी में काम हुआ करते थे उनकी जगह अब अंग्रेजी ने ले ली है। हमारी हिंदी की कक्षाओं में विद्यार्थी अब भी आते हैं। कोई खुशफहमी पाल सकता है कि हिंदी में आवेदन पत्र आते हैं, हिंदी में एडमिशन होता है, बहुत सारे लड़के प्रवेश लेने के बाद, प्रवेश न मिल पाने के बाद वो बाहर की कतार में खड़े होते हैं। सैकड़ों छात्र शोध में प्रवेश लेने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हैं, कुछ का प्रवेश होता है, रिक्तियां चुक जाती हैं और इसके बाद शेष अगली बार की प्रवेश प्रक्रिया के लिए प्रतीक्षा करते हैं। आप ये देखेंगे, लेकिन उजड़ते हुए स्कूलों को भी आपको देखना होगा। यह देखना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के और शहरी क्षेत्रों में हिंदी माध्यम में पढ़ाने वाले जो स्कूल थे, अगर सरकारी स्कूलों की बात हम न करें तो हिंदी माध्यम के स्कूल बिल्कुल खत्म होते चले गए हैं, वो उजड़ते चले गए हैं और उनकी जगह पर आबाद होते गए हैं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और अंग्रेजी माध्यम की संस्थाएं। हिंदी के विकास के लिए सरकारें क्या कर रही हैं? इसीलिए बहुत क्षुब्ध होकर के बाद के लोगों ने कहना शुरू किया था, जब बाजार ने हिंदी के विकास में हस्तक्षेप करना शुरू किया और बाजार के माध्यम से लोगों को नए नए दृश्य बनने शुरू हुए हिंदी के विकास के, संचार माध्यमों से, भूमंडलीकरण से, और इस नए प्रकार की उपभोक्तावादी व्यवस्था में जो हिंदी के विज्ञापनों की बाढ़ सी आ गई और हिंदी माध्यम पर बहुत सारी चीजें, उनका एक गतिशील संसार लोगों के सामने जब उद्घाटित होने लगा तो इस तरह के निष्कर्ष निकाले जाने लगे कि हिंदी का बहुत विस्तार। आज का भी आप दैनिक जागरण से लेकर के और सहारा और दूसरे अखबारों ने जो आज टिप्पणियां छापी, उन टिप्पणियों में आपको एक बहुत ही प्रसन्न चित्त एक वातावरण हिंदी के बारे में लिखी, हिंदी के संकटों की भी चर्चा की गई है। आप इसको देखिए कि ये जो स्कूलों की स्थिति और हिंदी माध्यम, लगातार सरकारी स्कूल अगर न हो, सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी के प्रवेश करने की संभावनाएं बन गई हैं, उसके लिए नीतियां बन रही हैं। हिंदी में अनुवाद के कार्यक्रम बिल्कुल स्थगित हैं। अगर निजी प्रकाशनों ने रुचि लेकर के विश्व क्लासिक्स को हिंदी में उपलब्ध नहीं कराया होता तो दुनिया के बड़े बड़े साहित्यकारों से और दुनिया के बड़े चिंतकों के उस बौद्धिक संपदा से हम अपरिचित रह जाते। सरकार ने कोई काम नहीं किया है। मुझे याद है कि 2001-2 में एक पुनश्चर्या के विश्वविद्यालय ने पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया था और उस समय हिंदी के एक बड़े साहित्यकार उस विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे, अशोक वाजपेयी जी। और हिंदी भाषी होने की वजह से मैंने अशोक वाजपेयी जी से वहां पर जो मुलाकात मेरी हुई थी, मैंने निवेदन किया था कि आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, अगर केवल इतना काम करें, क्योंकि मैंने केंद्रीय हिंदी निदेशालय को उस दिशा में कुछ काम करते हुए देखा था, केंद्रीय हिंदी संस्थान को भी उस दिशा में काम करते हुए देखा था, लेकिन वो काम जो अनुवाद का काम था, जिसमें दुनिया की विभिन्न सारी भाषाओं से हिंदी में अनुवाद होने चाहिए थे, हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए, हिंदी के बौद्धिक क्षितिज के विस्तार के लिए, हिंदी की चेतना की समृद्धि के लिए दुनिया की उस बौद्धिक संपदा को हिंदी में ले आना चाहिए था और अनुवाद के माध्यम से ले आना चाहिए था। वो संतोषजनक कार्य होता हुआ न देख करके महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति से मैंने इस बात के लिए निवेदन किया था। लेकिन मैं आज इस मंच से दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में बहुत काम नहीं किया है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का इतिहास और उसका जीवन 20 साल का हुआ। इस बीच में बहुत सारे कुलपति आए और गए, लेकिन जो काम होना चाहिए था, हमें विश्व साहित्य से, ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने के क्षेत्र में और जो प्रयास किए जाने चाहिए थे वो प्रयास नहीं हुआ। अभी भी हिंदी में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती, अभी भी हिंदी में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की शिक्षा नहीं दी जाती, अभी भी बीएससी से लेकर के एमएससी तक भोजपुरी क्षेत्र में स्थापित गोरखपुर विश्वविद्यालय से ये सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं कि अंग्रेजी में ही यहाँ का अध्यापन कार्य संपन्न होता है। मैं साइंस के बारे में, खासतौर पर साइंस फैकल्टी के बारे में बात कर रहा हूं, जबकि भोजपुरी भाषी
घरों से, भोजपुरी भाषी क्षेत्र से विद्यार्थी यहाँ आते हैं। मैं भोजपुरी में किसी अध्यापन और शिक्षण माध्यम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं हिंदी भाषा ने साइंस और टेक्नोलॉजी की भाषा के तौर पर अपने विकास का कोई सपना अगर पाला रहा होगा तो वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ है। आप अगर अंग्रेजी जानते हैं तो रोजगार, राष्ट्रीय कंपनियों की बात कर रहा हूं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों को भोजपुरी क्षेत्र में लेकर के जाती हैं, उन्हें भोजपुरी का विज्ञापन तो चाहिए, लेकिन उन्हें अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी जिन्हें आप विक्रय प्रतिनिधि कहते हैं और उनके जो अधिकारी होते हैं, उनके व्यावसायिक प्रबंधन के, उनके लिए अंग्रेजी की योग्यता अनिवार्य है। हिंदी में नीतियां तो बनाई जाती हैं, लेकिन उसके जो विमर्श होते हैं, उसके जो विचार विमर्श हैं, जो नीतियां बनाने वाले लोग हैं, वो अंग्रेजी में आपस में बात करते हैं। मैं यहाँ पर यह उस अंग्रेजी के बढ़ते हुए उस प्रभाव, और अंग्रेजी का जो प्रभाव है वो हिंदी की कीमत पर उसका प्रभाव बढ़ता चला गया है। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं। मैंने अभी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के बारे में, उसकी बौद्धिक संपदा के बारे में मैंने अभी आपके सामने एक निवेदन किया था। मैं उस अंग्रेजी की ही बात नहीं कर रहा हूं। मैं फ्रेंच में जो लिखा जा रहा है, फ्रांसीसी भाषा में जो लिखा गया है, इटालियन में जो लिखा गया है, जापानीज में जो लिखा गया है, चाइनीज में जो चिंतन हुआ है, उसका जो साहित्य है, मैं दुनिया की तमाम सारी भाषाओं में जो साहित्य और उसका जो ज्ञान है, ज्ञान की संपत्ति है, उस संपत्ति को हिंदी में ले आए जाने का पक्षधर हूं। और इसके संदर्भ में मैं हिंदी के विकास की एक कल्पना करता हूं, हिंदी के विकास की एक आकांक्षा के साथ और हिंदी के विकास के एक सपने के साथ मेरी चेतना जुड़ती है। और उस धरातल पर अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो मैं सरकारों को प्रश्नांकित करूंगा। इसीलिए किसी ने कहा होगा, क्षुब्ध होकर के कहा, डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने एक वक्तव्य में कभी कहा था, मुझे ये बात उद्धृत कर देनी चाहिए नामवर जी के प्रति एक सही बात कहने के लिए, कि जो काम इस देश में सरकार नहीं कर सकी, वो काम इस देश में बाजार ने कर दिखाया है। जो काम सरकार नहीं कर सकी, वो बाजार ने दिखाया है। उन्होंने कहा कि अब सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, किंतु बाजार पर भरोसा किया जा सकता है। हालांकि बाजार पर भरोसा किया जा सकता है, नामवर जी की यह टिप्पणी भी एक आलोचनात्मक विश्लेषण की मांग करती है कि बाजार सकते हैं, वो प्रसंग दूसरा है। उस पर समय मुझे मिलेगा तो उस पर मैं चर्चा, हिंदी के भविष्य के बारे में बातचीत करते हुए तो इसकी चर्चा नहीं, लेकिन भविष्य की जो हिंदी बनेगी, उस भविष्य की हिंदी के संदर्भ में मैं बाजार के नियंत्रण में काम करने वाली मीडिया ने कैसे हिंदी में हस्तक्षेप किया है और कैसे एक नए किस्म की हिंदी बनती चली आ रही है, और वह कितना हमारे पक्ष में है, हमारी संस्कृति के पक्ष में, हमारे जीवन मूल्यों के कितने पक्ष में है, उसका विश्लेषण एक अलग से मांग करता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह का स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी के बारे में जिस तरह के वक्तव्य, उसके मूल्यांकन लोगों के सामने आए थे, बड़े लोगों मूल्यांकन सामने आए थे, जिस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ था, हिंदी को जिस तरह से, जिस आकांक्षा के साथ भारतीय संविधान में उसको राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, बाद में उस क्षेत्र में जो दृढ़ता और जो उसके साथ के जो स्वरूप हमारे सामने आने चाहिए थे, उन दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया जाना चाहिए था। शैक्षणिक क्षेत्रों में जो भाषा को लेकर के प्रयोग किए जाने चाहिए थे, वो प्रयोग नहीं हुए। मैंने उदाहरण देकर के आपसे कहा कि जहां पर द्विभाषिक आवेदन पत्रों के जो स्वरूप थे, वो भी अब पूरी तरह से परिवर्तित कर दिए गए हैं और वो हिंदी में हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनका स्थान अंग्रेजी भाषा ने ले लिया है। तो ये सब सारे के सारे जो संदर्भ हैं, स्कूलों के बारे में मैंने आपके सामने उसका यथार्थ रखा कि किस तरह से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल, कैसे उनकी एक लंबी श्रृंखला, और वो हमारी ग्रामीण आबादी के क्षेत्र में भी उसका एक गजब किस्म का एक सम्मोहन पैदा हुआ है अंग्रेजी भाषा के प्रति लोगों के मन में। और वो जो सम्मोहन अंग्रेजी भाषा के प्रति लोगों के मन में पैदा हुआ है, उसने भी बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। हम नागरिकों ने भी और हिंदी भाषी लोगों ने भी अंग्रेजी के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित करके, अंग्रेजी के प्रति अपनी एक निष्ठता का प्रदर्शन करके और हिंदी के प्रति जो उपेक्षा दिखाई है, उससे भी हिंदी के प्रचार और
में हिंदी की प्रतिष्ठा आत्मालोचना के लिए, आत्मावलोकन के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके प्रति निश्चित तौर पर अपने को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम सरकारों को प्रश्नांकित तो करते हैं, लेकिन जो हमारी निजी और वैयक्तिक भूमिकाएं बनती हैं किसी भी भाषा की सुरक्षा के लिए और उसके प्रसार और उसके विस्तार के लिए, वो हमारी निजी भूमिकाएं उस स्तर पर बनती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं और हम भी उस अंग्रेजी के सम्मोहन में फंसते चले जा रहे हैं। तो इसलिए हिंदी भाषी लोग जो हिंदी दिवसों पर लगातार चीत्कार करते हुए दिखाई देते हैं, वे लोग अंग्रेजी माध्यम के प्रति, अंग्रेजी माध्यम और अंग्रेजी भाषा के प्रति जो लगातार उसके आकर्षण से अभिशप्त होते चले जा रहे हैं, उन्हें भी अपनी इन सीमाओं को और अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और उसके विरुद्ध आत्मसंघर्ष करना चाहिए, चेतना के स्तर पर आत्मसंघर्ष करना चाहिए। मैं हिंदी के वर्तमान और हिंदी के इस भविष्य, क्या होगी हिंदी की भाषा। पवन कुमार वर्मा इस देश के एक बहुत बड़े लेखक हैं। आप में से उन लोगों ने बहुत सारी उनकी किताबें पढ़ी होंगी। उनकी एक किताब द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, ये किताब है। हिंदी में अभय कुमार दुबे जी जो CSDS वाले हैं, उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। मध्य वर्ग की अजीब दास्तान नाम से वो किताब हिंदी में अभय कुमार दुबे ने अनुदित की है। अभय कुमार वर्मा ने उसमें मध्य वर्ग के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बातें की हैं और मैं उसको हिंदी के अस्तित्व के साथ, हिंदी के वर्तमान और भविष्य के साथ मैं उसे संबद्ध करके उस भीषण यथार्थ की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, जिसमें बहुत जोखिम है, जिसमें हिंदी के लिए भविष्य में बहुत खतरे हैं। अभय कुमार वर्मा ने कहा है, वो पवन वर्मा ने, जिसकी पुस्तक के बारे में मैंने कहा कि अभय कुमार दुबे ने जिसका अनुवाद किया है, मध्य वर्ग की अजीब दास्तान, द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, उसमें मध्य वर्ग के बारे में उन्होंने कहा है कि इसकी भाषा हिंदी है। लेकिन जैसे जैसे यह मध्य वर्ग खाता और अघाता जाएगा, जैसे जैसे ये संपन्न होता जाएगा, इसके अपने आर्थिक संकटों से निकलने के जब दौर आएंगे इस मध्य वर्ग के, वैसे वैसे इसकी अपनी जो भाषा है, ये भाषा चाहे वो मातृभाषा के तौर पर, चाहे अपनी अर्जित की हुई भाषा के तौर पर हिंदी होगी। भारतीय मध्य वर्ग में तो बहुत बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए आबादी के दृष्टिकोण से, तो वो भाषा हिंदी है। हिंदी के संदर्भ में पवन कुमार वर्मा के उस कथन का निहितार्थ कोई निकाला जाए तो शायद ये होगा कि जैसे जैसे मध्य वर्ग की स्थितियां और बेहतर होती जाएंगी, हिंदी भाषा उससे छूटती चली जाएगी और फिर वो मध्य वर्ग जो एक बड़े उपभोक्ता वर्ग के तौर पर इस बाजार का हिस्सा बन चुका होगा, उसकी भाषा हिंदी छूट जाएगी और उसकी जगह हम नहीं लगा सकते। और तब बहुत सही बात उन्होंने कही है, आज प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने अपने एक अखबार में जो उनकी टिप्पणी प्रकाशित हुई है, मैं वो बात पवन कुमार वर्मा के इस कथन के साथ जोड़ करके उस बात को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस भारतीय मध्य वर्ग की भाषा के अंग्रेजी में रच बस जाने के बाद, यानी अंग्रेजी भाषा के भारतीय मिडिल क्लास, भारतीय मध्य वर्ग की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाने के बाद, हिंदी का जो एक व्यापक परिक्षेत्र अभी भारतीय मध्य वर्ग में है, वो हिंदी वहां से बहिष्कृत हो जाएगी। और बहिष्कृत होने के बाद वो किसकी भाषा रह जाएगी? पवन कुमार वर्मा के इस कथन का भी आप निहितार्थ निकालें और प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के आज के उस वक्तव्य को भी उसके साथ जोड़ करके देखें, तो बात ये बनती है कि हिंदी खोमचे वालों की भाषा रहेगी, हिंदी रेहड़ी वालों की भाषा रहेगी, हिंदी गरीबों की भाषा रहेगी, हिंदी मजदूरों की भाषा रहेगी, हिंदी उन श्रमिकों की भाषा और अनपढ़ गंवारों की भाषा होगी जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अपने बच्चों की, जिसकी फीस बढ़ती जाएगी उन स्कूलों की, और फीस अदा न कर पाने और उनकी आर्थिक भौतिक शर्तों का पालन न कर पाने के संकट के कारण जो बहुत विवशता में और बहुत मजबूरी में अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के स्कूलों में छोड़ देंगे, हिंदी केवल उन्हीं की भाषा रहेगी। विश्वनाथ जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि उन्होंने कहा कि अब हिंदी को यही वर्ग बचा सकता है, यही वर्ग
इस देश की इस विडंबना भाषाई हिंदी भाषा के साथ जुड़ी हुई इस विडंबना को समझने की कोशिश की जाए कि जिसमें वो ये बात अपने निष्कर्षों में भाषा की भविष्य की चिंता करने वाले, हिंदी भाषा के भविष्य की चिंता करने वाले लोगों ने अब इस तरह के निष्कर्ष प्रतिपादित करने शुरू कर दिए हैं कि जब तक हिंदी मध्य वर्ग की भाषा में सुरक्षित है, जब तक मध्य वर्ग के इस्तेमाल प्रयोग की भाषा बनी हुई है, तब तक तो हिंदी का अस्तित्व है। लेकिन फिर हिंदी उस वर्ग से जैसे ही वो बड़ा उपभोक्ता वर्ग, जैसे ही हिंदी भाषी मध्य वर्ग बड़े उपभोक्ता वर्ग के रूप में जब जैसे ही परिवर्तित होगा, वैसे ही वो वहां से चला जाएगी हिंदी। और हिंदी को बहुत ही एक उपेक्षित, हमारे अपने समाज के एक हाशिए पर पड़े हुए लोग जो हिंदी के अलावा और कोई दूसरी भाषा नहीं बोल सकते, ना वो दूसरी भाषा में अपने बच्चों को उसके शिक्षण के लिए, उसके अध्ययन के लिए भेज सकते हैं, वो उन्हीं की भाषा रह जाएगी। ये विडंबना है। और इस विडंबना में और इस यथार्थ में हमें अपने देश की उस संवैधानिक व्यवस्था की उस विडंबना और उसकी परिणति क्या हुई, उसका जो उसको जोड़ करके देखना चाहिए। खुश फहमियों में जी रहे हैं। मैं यहीं पर उस भविष्य की बनती हुई नई हिंदी के बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हिंदी के बारे में सोचते हैं कि वह एक व्याकरणिक संरचना का नाम है। बहुत सारे लोग अभी भी हिंदी को परिभाषित करते हुए भाषा विज्ञान की किताबों में हिंदी के बारे में जो टिप्पणी की गई है कि हिंदी यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसमें मनुष्य उच्चारण करता है उन ध्वनि प्रतीकों का और परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। जो लोग इसी रटी रटाई शब्दावली में हिंदी भाषा की व्याख्या करते हैं, हिंदी भाषा की परिभाषा करते हैं, उन लोगों से ये बात कही जानी चाहिए कि हिंदी भाषा या कोई भी भाषा केवल एक विशिष्ट ध्वनि संरचना या व्याकरणिक संरचना ही नहीं है। हिंदी भाषा एक सांस्कृतिक संपदा की संवाहिका भी है। हिंदी एक संस्कृति का भी नाम है। भाषाएं एक संस्कृति को भी ढोती हैं, उसके संवहन का काम करती हैं। और ये बात मैं जब हिंदी एक संस्कृति का नाम है ये बात कह रहा हूं, तो मुझे अन्य भाषाओं का भी ध्यान है कि कोई भी भाषा दरअसल वो केवल ध्वनि व्यवस्था नहीं होती, केवल व्याकरणिक संरचना और उसका ढांचा नहीं होती, बल्कि वो एक खास तरह की संस्कृति और जीवन संवेदनाओं को लेकर के चलती है, जीवन के मूल्यों को लेकर के चलती है। जिस भूमंडलीकरण और जिस बाजार के बढ़ते हुए प्रभाव को नई टेक्नोलॉजी और भाषा की प्रौद्योगिकी ने और जो नए सॉफ्टवेयर विकसित हुए हैं और सोशल मीडिया ने जो रूप इस बीच अपना विकसित किया है, इन तमाम सारी चीजों को देख करके और दुनिया के बहुत सारे विश्व जो लोग बहुत ही हिंदी के भविष्य के बारे में और भविष्य की हिंदी के बारे में बहुत मुतमईन होते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि हिंदी अगर केवल ध्वनि संरचना और व्याकरणिक ढांचा नहीं है, हिंदी एक सांस्कृतिक संपदा की भी संवाहिका है। अपने साथ एक जीवन मूल्य और एक विवेक और एक विचार दृष्टि और एक भावों की संपदा भी लेकर के वो चलती है और दूसरों तक संप्रेषित होती है। तो सवाल है कि बाजार ने हिंदी के इस चरित्र के साथ किस तरह का व्यवहार किया है। बाजार और हिंदी भाषा के उपयोग का यह जो द्वंद्वात्मक संबंध या यह जो रिश्ता बना है, इस अंतःक्रिया में बाजार ने हिंदी के किन कोमल अंगों को क्षतिग्रस्त किया है और हमला किया है, इस विषय पर भी विचार करना चाहिए। और जब आप इस दृश्य से विचार करेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो बाजार है वो बाजार केवल भौतिक और आर्थिक क्षेत्रों में होने वाला केवल वस्तु विनिमय का क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता। बाजार की परिभाषा बदल चुकी है। बाजार भौतिक और आर्थिक क्षेत्र में वस्तु विनिमय का केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, कि वह आर्थिक और भौतिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि वह एक सांस्कृतिक क्षेत्र भी है। और इस सांस्कृतिक क्षेत्र को शताब्दियों पहले दुनिया के विचारकों ने पहचाना था, जिन्होंने अर्थशास्त्र के विकास की गतियों को पहचाना था और जिन्होंने ये बात चेतावनी के तौर पर कह दी थी कि दुनिया पूंजीवाद के विकास के उस रास्ते पर आगे बढ़ती चली जा रही है जहां मनुष्य के बीच के कोमल भावात्मक संबंध आनापाई के मोल भाव में तब्दील हो जाएंगे और दुनिया में एक ऐसी भीषण विभीषिका संबंधों के धरातल पर और मानवीय मूल्यों के धरातल पर एक बड़ी दुर्घटना घटित होगी, विनाशकारी दुर्घटना घटित होगी, जो
पूंजीवाद के गर्भ से पैदा होगी। जिस बाजार को लेकर के और बाजार द्वारा हिंदी के विकास को लेकर के हम बड़े आश्वस्त नजर आते हैं और हिंदी के विकास के बहुत सारे दृश्य हमको दिखाई देने लगे हैं, मैं भविष्य की हिंदी के बारे में चिंता प्रकट करते हुए ये कहना चाहूंगा कि यह जो एक प्रश्न है, इस प्रश्न पर भी गौर किया जाना चाहिए। हिंदी भाषा ही बाजार में अपना उपनिवेश और अपनी जगह नहीं बनाती है, बल्कि बाजार भी हिंदी का जो सांस्कृतिक क्षेत्र है, उस हिंदी भाषा के सांस्कृतिक क्षेत्र में बाजार अपने नए उपनिवेश गढ़ रहा है। यह बाजार का बनता हुआ जो नया उपनिवेश है, पुराने उपनिवेश के दौर से वो ब्रिटिशकालीन उपनिवेश जो दुनिया के पैमाने पर उपनिवेश विरोधी जो संघर्ष चल रहा था और उपनिवेशों से मुक्ति के जो संग्राम लड़े जा रहे थे, जो लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, उस उपनिवेश से बाहर निकलने के बाद अब उपनिवेश ने अपना चरित्र बदल दिया है। बाजार के माध्यम से जो एक साम्राज्यवादी उपनिवेश आपकी सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक चेतना पर जो कब्जा बना रहा है और प्रतीकों की जो लड़ाई है, और हिंदी भाषा जिन सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर के हमारी चेतना में, हमारी जो एक प्रजाति मेमोरी है, प्रजातीय स्मृति है, हमारी चेतना में जो हिंदी भाषा सम्मिलित थी और विन्यस्त थी और जिससे हम अनुशासित हुआ करते थे, वो पूरी की पूरी एक जो सांस्कृतिक अनुशासन प्रणाली है, उस सांस्कृतिक अनुशासन प्रणाली को इस बाहर से आने वाली जो संपदा है, उस संपदा ने और नए बनने वाले बाजार के गर्भ से पैदा होने वाली सांस्कृतिक संपदा ने हमारी भाषा में अपना एक सुरक्षित उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया है। और वह जो सुरक्षित उपनिवेश उस भाषा का बन रहा है, एक नई भाषा जो बनती चली जा रही है, जिसमें प्रतीक भी बने हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें जो गंभीरता के साथ जो बातें कही जा रही थी और जो विचार किया जा रहा था, हमारी भाषा को उसने आच्छादित कर लिया है। एक पूंजीवादी साम्राज्यवादी जो विचार सरणी है, जो वैचारिकी है, वह वैचारिकी, उसका रचा हुआ साहित्य, जो बाजारवादी उपभोक्तावादी संस्कृत ने अपने जो उत्पाद पैदा किए हैं भाषा की दुनिया में, वह जो उत्पाद है, वह उत्पाद जो हिंदी भाषा के माध्यम से हमारे बीच में आ रहा है, इससे भविष्य की हिंदी का जो एक बहुत ही विनाशकारी और दुर्घटनाग्रस्त रूप जो निर्मित होता चला जा रहा है, उस खतरे की तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि संकेत होने लगा है कि 1 घंटा 10 मिनट संभवतः हो गया और ये बात तो बिल्कुल अधूरी रह गई। मैं भविष्य की हिंदी के बारे में, उसके जो संकट हैं, उन संकटों के बारे में और भी मीडिया के क्षेत्र में, बाजार के क्षेत्र में जो प्रयोग चल रहे हैं, उन प्रयोगों, क्योंकि मेरे वक्तव्य पर आवाज 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 नहीं बोल रहे हैं वो हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज अविनाश जी नहीं मिल रही है, आपकी आवाज नहीं, आप अनम्यूट कीजिए अपने को। हाँ, अब आवाज आपकी मिलेगी। हाँ हाँ, अब ठीक है। हेलो जी सर, बोले अभी ये अच्छा, हाँ बोले जी, पत्ता को जुड़ना था, दूसरे आईडी से जुड़ गए सर, बोले आप। अच्छा, वो दूसरे आईडी से जुड़ गए हैं। तो मैं ये जी जी बस बारे में संकेत मैंने कर दिए हैं, महत्वपूर्ण संकेत उसमें गया है कि बाजार पर जिस तरह से भरोसा करते हुए, जब मैं आप लोगों के सामने कह रहा था कि नामवर सिंह जी ने जब ये कहा कि अब सरकार पर नहीं बाजार पर भरोसा किया जा सकता है और जो काम सरकारें नहीं कर सकी वो बाजार ने कर दिखाया, तो बाजार ने जो, जिसके लिए मैंने अभी आपसे कहा कि जो विनाशकारी दुर्घटना हिंदी के क्षेत्र में, जिससे भविष्य की हिंदी के निर्मित होने में, उसके स्वरूप में होने वाले परिवर्तन और एक पूरी विकसित होने वाली बाजारवादी उपभोक्तावादी की जो मूल्य प्रणाली है, उसका जो सांस्कृतिक स्वरूप है भाषा का,
जो मैंने प्रतीकों के संघर्ष के बारे में बातचीत की है, ये जो एक भयानक स्वरूप बनता चला जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर भी अलग से विचार किए जाने की जरूरत है। जिसके लिए मैं ये कह रहा था कि किसी भी भाषा में संवेदनाएं अगर वैयक्तिक उत्तेजना के रूप में तब्दील कर दी जाएं और भाषा संवेदना का संवाहक न हो, बल्कि वो वैयक्तिक उत्तेजना एक व्यक्ति को उत्तेजित करने और उसके एक लाभकारी और विनिमय मूल्य में वो पूरी की पूरी भाषा की सांस्कृतिक संपदा को परिवर्तित कर दे, तो निश्चित तौर पर इसको महसूस किया जाना चाहिए कि हम भाषा के विकास के एक बहुत ही भीषण दौर की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। और आगे बढ़ने वाले हैं तो ये जो संदर्भ है हिंदी भाषा के स्वरूप का, हिंदी भाषा के भविष्य के जो बनने वाले रूप का संदर्भ है। कई बार लोग कहते हैं हिंदी भाषा के भविष्य के बारे में और भविष्य की बनने वाली हिंदी के बारे में चिंता प्रकट करते हुए बहुत सारे हमारे मित्रों ने ये कहा है कि उसमें दूसरी भाषा के शब्दों का मिश्रण होता चला जाता है, अंग्रेजी के शब्द हम बोलते चले जाते हैं और यह एक ऐसी बनती हुई जो हिंदी है, इस हिंदी से वो लोग एक आपत्ति प्रकट करते हैं और ये कहते हैं कि इससे हिंदी का जो अस्तित्व है, हिंदी की जो सत्ता है, उसके लिए बहुत खतरे हैं। मैं समझता हूं कि मिश्रण से, दूसरी भाषाओं से आने वाले शब्दों से हिंदी की शुद्धता के लिए जो खतरा देखने वाले लोग हैं, उन्हें अपने विचार में, अपनी धारणा में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। इससे हिंदी को कोई खतरा नहीं है। भाषा के विकास में ही आप ये देखें कि ध्वनियों का परिवर्तन, दूसरी भाषाओं से उधार लिए जाने वाले शब्द और वो शब्द आते हैं, हमारी भाषा में मिलते हैं, हमारी भाषा के स्वाभाविक हिस्सा बन जाते हैं, हमारी संपदा में वो शामिल हो जाते हैं, हमारा शब्दकोश समृद्ध होता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कोई शुद्धतावादी जो आग्रह है, वह आग्रह हिंदी को कमजोर बनाएगा, उसे सीमित करेगा। दूसरी भाषाओं से, शब्दों से वो खतरे नहीं है। दूसरी भाषाओं से जो प्रयोग किए जा रहे हैं, उन प्रयोगों से हिंदी भाषा के स्वरूप में एक परिवर्तन हो रहा है। मुझे लगता है कि उससे भी कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि मैं कुछ हिंदी के समाचार पत्रों के सप्लीमेंट, उनके जो पूरक प्रकाशित होते हैं, उसमें अंग्रेजी और हिंदी के मिश्रण का जो स्वरूप हमारे सामने आ रहा है, एक दौर में उससे हम लोगों ने बहुत खतरा अनुभव किया था। और उसकी योजना बनाने वाली, उसकी परिकल्पना करने वाले जो लोग थे, जो योजनाकार थे, उन्होंने एक तर्क दिया था। मैं दैनिक जागरण के आई नेक्स्ट की बात कर रहा हूं, या अमर उजाला भी इसी तरह का इम्पैक्ट नाम का जो अखबार निकालता है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों के और वाक्य संरचना के मिश्रण से एक नई बनती हुई भाषा दिखाई देती है और भविष्य की हिंदी ऐसी ही होगी, ये बात कही जाने लगी। तो मैं उस खतरे को भी अपने सामने रख करके उस पर भी टिप्पणी करना चाहता हूं। उससे भी कोई बड़ा खतरा नहीं है। उसके लिए बनाया गया था, उसने अपना पाठक वर्ग विकसित करना चाहता, अपने बाजार के फैलाव के लिए और विस्तार के लिए नया उपभोक्ता वर्ग उसमें से उसने निकाला था कि जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले लोग हैं और जो नई नौजवान पीढ़ी है, वो नौजवान पीढ़ी जिस तरह का वाक्य बनाती है, उसमें क्रियापद को छोड़ करके, संज्ञा और क्रियापद को छोड़ करके और ने, से, काकी, के, कारक और विभक्तियों को छोड़ करके सारा का सारा जो उसका ढांचा होता है, उसकी जो संरचना होती है, वो संरचना अंग्रेजी के शब्दों से भरी होती है। जैसे उसे अगर कहना होता है कि एक गंभीर विषय पर मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं, तो उसके लिए वो नौजवान पीढ़ी जो अंग्रेजी भाषा में रची बसी है, वो कहना चाहती है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं, या आपसे विचार विमर्श करना चाहता हूं, आपसे डायलॉग करना चाहता हूं। इस तरह की भाषा का जो एक स्वरूप बना, उसको लेकर के कुछ लोगों ने आशंकाएं जाहिर की कि अब तो जो मौखिक तौर पर जो बातें दिखाई देती थी, अब सांस्थानिक तौर पर भाषा का यह रूप हमारे सामने प्रकाशित और मुद्रित होकर के आने लगा है। जब आई नेक्स्ट जैसे अखबारों ने इस तरह की भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने वर्तनी स्पेलिंग के तौर पर भी, स्पेलिंग में का, लिपि का प्रयोग भी करना शुरू कर दिया, और रोमन स्क्रिप्ट का। तो इसको देखने वाले, ये नई बात थी हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए, हिंदी भाषी पाठकों के लिए, हिंदी भाषी उपभोक्ता वर्ग के लिए यह बिल्कुल एक नए तरह की परिघटना थी, नए तरह का परिदृश्य था। और अंग्रेजी ने एक नए रूप में, नए ढंग से हिंदी के क्षेत्र में
अतिक्रमण किया था उसे अतिक्रमण के रूप में देखा गया और उसके खतरे की व्याख्या की गई। लेकिन मैं समझता हूं कि यह भी खतरा वास्तविक खतरा नहीं है। कहीं उससे हिंदी के विकास के लिए खतरा नहीं हुआ। भविष्य की हिंदी के लिए कोई खतरा नहीं उससे पैदा हुआ। भविष्य की हिंदी के लिए ने माध्यम के तौर पर बाजार में जिसका इस्तेमाल किया है, जिसका प्रयोग किया है, आप ये देखिए कि उसके माध्यम से किस तरह की संपदा हम तक भेजी जा रही है, हमारी चेतना में कैसे हस्तक्षेप किया जा रहा है, हमारी मूल्य प्रणाली, हमारा दृष्टिकोण नैतिकता के प्रति, संस्कृति के प्रति, मानवीय मूल्यों के प्रति हमारे जीवन का दृष्टिकोण किस तरह से बदला जा रहा है। यानी अंग्रेजी के माध्यम से नहीं, हिंदी के माध्यम से, हिंदी में जो अपार संपदा पैदा हो रही है, जो लिखी जा रही है, उसके लिए इसे ही प्रायः मैं कहा करता हूं कि हम लोग हिंदी के भौगोलिक विस्तार, इस बात से तो हम लोग खुश नजर आते हैं, इस बात की सूचनाएं हमें प्रमुदित और आह्लादित कर देती हैं कि दुनिया के पैमाने पर बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, सैकड़ों विश्वविद्यालयों में हिंदी के विभाग खुले हुए हैं और हिंदी में शिक्षाएं दी जा रही हैं। ये सूचनाएं जब हम लोग को तक आती हैं तो हम लोग बहुत आह्लादित हो जाते हैं। लेकिन ये बात नहीं दिखाई देती है कि हिंदी माध्यम से जो अब एक नई सामग्री हमारे सामने परोसी जा रही है, बाजार जो परोस रहा है, गीतों में, कविताओं में, कहानियों में, टीवी सीरियल्स के माध्यम से, बहुत सारे जो चैनल, न्यूज चैनल के जो पैनल डिस्कशंस हैं, जो विमर्श के कार्यक्रम हैं, उनके माध्यम से जिस प्रकार की विचार संपदा हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है, वो क्या है? कलकत्ता और तिनसुकिया तक ट्रक ड्राइवर जिस गाने को बजा कैसेट में कर रहा है, उसका कंटेंट क्या है, उसकी अंतर्वस्तु क्या है? विस्तार की यानी हमारी हिंदी की आत्मा इस नए सांस्कृतिक आक्रमण में, इस नए अपसांस्कृतिक आक्रमण में हिंदी की आत्मा का जो संकोच हो रहा है, हिंदी की आत्मा जो मरती चली जा रही है, इस खतरे की ओर जो भविष्य की बनती हुई हिंदी है, भविष्य की बनती हुई हिंदी का जो क्षेत्र है, उसके जो नए नए रूप हैं, उनके खतरों को हमको पहचानना चाहिए और इससे कहीं न कहीं सावधान होने की जरूरत है। और इसके स्तर पर हमें सरकार की नीतियों पर भी, नीतियों के जो नीति निर्माता हैं, उनके ऊपर अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दबाव डालना चाहिए कि इसके लिए भी एक स्पष्ट सांस्कृतिक नीति बननी चाहिए। ये हमारे देश की कम विडंबना है क्या? हमारे देश की यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इस देश में बहुत सारी नीतियां बनती हैं, बहुत सारे कार्यक्रम बनते हैं, लेकिन हमारे देश में भाषा के क्षेत्र में काम करने वाली सांस्कृतिक नीति अभी तक नहीं बनाई गई। इन खतरों के प्रति आगाह करने की कोई भी दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक शक्ति हमारे देश में नहीं दिखाई दे रही है। मैं अपनी नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को पहले ही स्वीकार कर चुका हूं कि हमें नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना चाहिए। अंग्रेजी के आकर्षण के प्रति जो परिदृश्य बनता चला गया है, उस प्रसंग में मैंने ये टिप्पणी की थी। इसलिए मैं एक तरफा सरकारों को प्रश्नांकित नहीं कर रहा हूं, उसे कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन नीतियों का संदर्भ आप जानते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के दौर में और नवजागरण के दौर में बहुत सारे इस तरह के जो काम थे, परिष्कार और सुधार के जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, वो संस्थाएं ये काम कर रही थी, लोग ये काम कर रहे थे। लेकिन आजादी के बाद ही जो भारतीय राज्य सत्ता है, उस राज्य सत्ता के जिम्मे ये सारी चीजें सौंप दी गई और ये मान लिया गया कि ये सारा काम अब संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत, नीतियों और कार्यक्रमों के अंतर्गत, कार्यक्रमों के अनुसार ये चीजें संपन्न की जाएंगी और उसके बारे में सरकारें विचार करेंगी। मैं भाषा के क्षेत्र में काम करने वाली सांस्कृतिक नीतियों के न बनाए जाने और उसे कठोरता पूर्वक इस देश में लागू न किए जाने की जो विडंबना है और इस धरातल पर जो एक विच्युति है और लापरवाही जो बरती जा रही है, उसको अक्षम्य घोषित करना चाहता हूं आज के दिन। और ये कहना चाहता हूं कि हिंदी भाषी नागरिकों के मन में ये भाव पैदा होना चाहिए
और उन्हें अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि सरकार इस क्षेत्र में भी बाजार का जो बढ़ता हुआ विनाशकारी और उपभोक्तावादी हस्तक्षेप है, जिसने हिंदी भाषा को साम्राज्यवादी और पतनशील जीवन मूल्यों का उपनिवेश बना दिया है, उसके खिलाफ संघर्ष करने की एक चेतना पैदा हो और सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में भी वो प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई दे और उसको लेकर के एक अभियान और आंदोलन इस देश में पैदा किया जाए, तब जाकर के हम भविष्य की हिंदी का भी एक स्वरूप निर्मित कर सकेंगे और हिंदी के भविष्य का भी निर्माण कर सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना सार्वजनिक उद्बोधन आपका प्राप्त हुआ। अभी हम सबके बीच दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा तथा पत्रकारिता विभाग के परम सम्मानीय अध्यक्ष श्रद्धेय प्रोफेसर राय का उद्बोधन प्राप्त हुआ। महाविद्यालय परिवार की तरफ से एवं आयोजन समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। आपने हिंदी के विभिन्न पहलुओं को आपने छुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि इसको हिंदी दिवस के रूप में न मना करके भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। ये बहुत ही बहुत धार्मिक और बहुत ही समीचीन है कि इस तरह का जो है विचार और इस तरह का जो है सबके मन में कि इसको भारतीय भाषा रूप में मनाया जाए, ठीक भी रहेगा। और अपने बहुत सारे प्राचीन साहित्यकारों का उल्लेख किया, जैसे आपने गांधी जी का, दयानंद सरस्वती का, लेकिन मुझे जानकारी जहां तक है ये कि हिंदी के आदि कवि महावीर गुरु गोरखनाथ से लेकर के भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, स्वामीनानंद सरस्वती, महात्मा गांधी सहित अनेक महापुरुषों ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान किया है और आपने उसका उल्लेख किया है। आपने हिंदी को हिंदी का भविष्य और भविष्य की हिंदी विषय पर सार्वजनिक हम सब उससे लेकर के प्रसन्नचित है। हम उससे लेकर के जो है जो हम लोगों को मिला, आपकी सुनने का हम लोग मिला, इससे बहुत बहुत पुनः एक बार आपका आभार और सुनों का सबका एक बार विशेष आभार। जो भी इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े उन सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः अपने मुख्य अतिथि कहिए, वक्ता कहिए, अपने गुरुजन कहिए, एक बार पुनः विद्यालय परिवार के तरफ आभार करते मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माँ की जय।